बिहार में चुनाव बहुत तेजी से चल रहा है। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा, जो भी बिहार के साथी और तमाम जो मेरे साथी हैं जो बिहार राज्य से संबंध रखते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करें और वहां का हिस्सेदारी अपनी निभाएं, अपनी मेहनत करें वहां पे। अब आते हैं जो हमारा जो प्रथम विषय था, 8वां वेतन आयोग। वेतन आयोग को लेकर के आप सभी के लोगों में चीजों में एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं कि 8वें वेतन आयोग यूं ही नहीं मिला है हम सभी को। उसके लिए अगर आप देखेंगे, चीजों को खंगालेंगे, ये तकनीकी का दौर है, किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आप हम उसको खंगालेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर किसी भी संगठन ने अगर उसमें प्रयास किया है बढ़ चढ़ करके, तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का नाम आपको उसमें दिखाई देगा। मैं इसलिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं उसका एक पदाधिकारी हूं। आप ये मत समझिए कि मैं उसका एक पदाधिकारी हूं, इस नाते मैं उस संगठन को तरजीह दे रहा हूं। अगर आप देखेंगे पब्लिक डोमेन में ऐसे कागजात भी हैं, ऐसे वीडियो भी हैं, ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो आपको ये स्पष्ट करेंगे कि मेरे स्तर से क्यों उसका नाम लिया जा रहा है, क्यों ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन को विशेष रूप से इंगित किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हमने अश्विनी वैष्णव जी ने जिस तारीख में अगर 8वें वेतन आयोग की जब घोषणा की थी, तो उससे पहले, उससे करीब 4 से 5 दिन पहले ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजा था और उनके कार्यालय को रिसीव भी कराया था, जो कि पब्लिक डोमेन में है। और हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि समय सीमा नजदीक आ चुकी है, 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो हम सभी को मिलना चाहिए और दिया जाना चाहिए। ऐसी हमने आशा और उम्मीद सरकार से रखी थी। और जिसको ये अच्छी बात है कि मनी 9 पर जिस दिन इंटरव्यू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी दे रहे थे, तो उसके ठीक अगले दिन इसी विषय पर इंटरव्यू था उनका, और उसके ठीक अगले दिन उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। आप देखेंगे छठ पूजा का जो पर्व था जिस दिन, उस दिवस अश्विनी वैष्णव जी ने उसके कमेटी के गठन की भी घोषणा की है। तो कमेटी ने अपना जो समय सीमा रखी है, उसमें करीब जो कमेटी ने 18 माह की सीमा रखी है कि 18 माह में हम लोग वो कार्य करेंगे। हालांकि ये वो समझ के बाहर है कि 10 माह तो कमेटी गठन में लग गया, तो 18 माह किस आधार पर रखा है। आवश्यक तो ये था कि जो 10 माह का आपने गैप है उसको भी उसमें समाहित करते और आने वाले 8-9 महीनों में आप उस रिपोर्ट को पूरा करते और समराइज करते, और कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के जो लाभ हैं अगर आप वो देते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। उसमें एक अच्छा संदेश लोगों में जाता और सरकार की एक जिम्मेदारी भी तय होती। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी छठ पूजा वाले दिन जिस दिन घोषणा हुई थी, उस दिन भी मीडिया बंधुओं के बीच में भी ये बात कही थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि सरकार की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपने जिस दिन आपने इस 8वें वेतन आयोग को दिए जाने की घोषणा की थी, तब से और आज जो है वो 10 माह आपने समय लगा दिया, और 8वें वेतन आयोग की आपने कमेटी की घोषणा करने में 10 माह आपको लगा है। तो आपको अंत में उस जो वेतन आयोग को आपने लागू करने के लिए जो समय सीमा शर्तें रखी हैं, वो 18 माह का समय आपने लिया है। तो 18 माह का जो समय है वो थोड़ा सा समझ के परे है, वो समझ में नहीं आता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों समय लिया होगा। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, टर्म ऑफ रेफरेंस के आधार पे अभी हम लोगों की चर्चाएं और वार्ताएं होंगी, और अभी हम उसको लेकर के कुछ आगे के स्टेप्स भी लेंगे। और जैसा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल जी ने भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में जब कमेटी अपना गठन करेगी, उसमें तमाम सदस्य लोगों का, जेसीएम का और तमाम संगठनों के सदस्यों का समावेश करते उनसे चर्चाएं वार्ताएं होंगी। तो हम उनको अपने एजेंडे और अपनी जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, वो उसमें रखेंगे। अभी जो मीडिया में और तमाम पब्लिक डोमेन में जो फिटमेंट फैक्टर चल रहे हैं और तमाम जो शर्तें चल रही हैं, तमाम जो डिस्कशंस चल रहे हैं, वो सिर्फ एक कयास पर आधारित है और उनका कोई भी मतलब नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि हम 2.86 है, 2.46 है या 1.92 है या 3.82 है, तो ये तमाम जो फिटमेंट फैक्टर मीडिया जगत में है या पब्लिक डोमेन में जो है, वो सिर्फ एक कयास है, उस पर सिर्फ एक उम्मीदें हैं। और रही बात डिमांड्स की, हमारी डिमांड्स क्या होंगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पूर्व में भी स्पष्ट किया था कि मांगने को तो ये है कि हम चांद तारे मांग लेंगे, लेकिन एक दायरा है,
एक कहाँ तक हमको मिल सकता है, क्या चीज़ें हमको मिल सकती हैं। तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जो कैलकुलेशन कहता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी का कैलकुलेशन कहता है, और जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उस आधार पे फिटमेंट फैक्टर 2.46 के अबव या उसके समान तो रहना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीदें हैं। और उससे ऊपर अगर कहाँ तक जाता है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। हम तो चाहते हैं सरकार हमको 10 का फिटमेंट फैक्टर दे दे, 3.86 का फिटमेंट फैक्टर दे दे, तो ये मांगने को की तो कोई सीमा नहीं है। उसके लिए हमारे लिए पूरा विशाल दुनिया पड़ी, हम कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन मिनिमम के लिए स्थितियों को लेकर के जो लोग हम चल रहे हैं वो 2.46 तक तो हमको लाभ उसका मिलना चाहिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के। और आप एक चीज और गंभीरता से देखते होंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पूरी तरीके से मुखरता के साथ में अपना प्रयास कर रहा है और लगा हुआ है, और निरंतर उस पर बैठकें, और उसको लेकर के हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय कमेटी की भी बैठकें की हैं, उसके आधार पे प्रदेश इकाई की भी बैठकें हुई हैं, और उस पर हम लोग कुछ एजेंडे, कुछ चीजें, शर्तें तय कर रहे हैं, और सरकार ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस तय किए हैं उस पर भी डिस्कशन और चर्चा कर रहे हैं कि हम आगे सरकार के पास में जब कोई प्रपोजल रखेंगे, सरकार के समक्ष जब अपने कोई विषयों को रखेंगे, तो हम उनके सामने क्या चीजों को लेकर के जाएंगे, तो उस पर भी हम लोग आप सभी से भी हम सलाह और सुझाव भी लेंगे। धीरे धीरे जो अन्य कर्मचारी हैं उनके विभागों के पास तक भी हम लोग पहुंचेंगे और उस पर हम सलाह लेंगे और उस पर काम भी करेंगे। तो ये 8वें वेतन आयोग की जो बात थी वो हमने आप लोगों के बीच में साझा की है, और इस पर कार्य गतिमान है। अगला जो विषय है वो हमारा है टीईटी अनिवार्यता का जो विषय है। तो आप देखते हैं कि जो सेवारत शिक्षक थे और जो सेवारत शिक्षक के बीच में जो टीईटी अनिवार्यता का जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और अधिक इस पर विचार कर लेना चाहिए था। और हालांकि बहुत से संगठनों ने, तमाम संगठनों ने इसको लेकर टीटी अनिवार्यता के विषय पे जो है तमाम संगठनों ने अपने कार्यक्रम भी तय किए हैं, और पुनर्विचार याचिकाएं भी उन्होंने लगाई हैं, और अभी कब उनकी सुनवाई होगी वो आने वाले कुछ समय में तय हो भी जाएगा कि उनकी सुनवाई कब होने वाली है। लेकिन ये आवश्यक है कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनको टीटी की जो अनिवार्यता कोर्ट ने तय की है उससे उनको मुक्त रखना चाहिए, ये आवश्यक है। क्योंकि किसी भी कर्मचारी का अगर जो 20 वर्ष या 25 वर्ष विभाग में सेवा दे चुका है, और अब उससे आप ये कहना कि अब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को अब आप तय करिए, और जबकि वो पूर्व में अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी को तय करते हुए, उसके मानकों के पर खरा उतरते हुए वो सेवा में आया है, नौकरी में आया है, तो अब आप उसको पुनः मिनिमम एलिजिबिलिटी के फेयर में फांस रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, न्याय नहीं है उसके साथ में। और इसको लेकर के तमाम संगठन और तमाम शिक्षक साथी लोग आंदोलनरत हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का भी मत एकदम स्पष्ट है कि किसी भी सेवारत शिक्षक के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ न्याय हो और उस किसी की भी नौकरी ना जाने पाए, क्योंकि इसमें किसी उस शिक्षक का दोष नहीं है जो सेवा में आया है, जो नौकरी में आया है, क्योंकि उसने सभी शर्तों को पूरा किया है। तो आप उस शर्तों में के आधार पर देखा जाए तो वो योग्य है, वेल एजुकेटेड है, तो आप उसकी नौकरी में अब विघ्न डालना, उसमें बाधक बनना, ये ठीक नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय की श्रेणी में आता है। और कुछ कहीं पर त्रुटि हुई है, माननीय उच्चतम न्यायालय से भी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में और उनको रखने में थोड़ा सा कहीं भी कठिनाई आई है, और मुझे लगता है सरकार ने भी जो पक्ष रखना चाहिए था, जिस तरीके से, जिस दृष्टिकोण के साथ में पक्ष रखना चाहिए था माननीय उच्चतम न्यायालय में, उस दृष्टिकोण से, उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं रखा गया है। तो उनको पुनः पुनर्विचार याचिका में कंसीडर किया जाएगा, समाहित किया जाएगा। कुछ प्रावधानों में संशोधन की भी आवश्यकता है और वो संशोधन भी किए जाने चाहिए। तो सरकार से संगठनों की वार्ताएं भी चल रही हैं, होंगी भी वार्ताएं। आने वाले संगठनों ने अपने कार्यक्रम भी तय किए हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भी कार्यक्रम अपना तय किया हुआ है, जिस पर हम अभी आने वाले चरण में वार्ता करेंगे भी अभी।
तो ये जो टीईटी का विषय था, इसको लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपना मत एकदम स्पष्ट किया हुआ है और ये सभी को स्पष्ट रहना चाहिए कि सेवारत शिक्षकों की सेवाएं गतिमान रहें। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे। और एक विषय आता है ऑनलाइन हाजिरी का। बेसिक के स्कूलों में और छात्रों की और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के कुछ निर्देश और आदेश को लेकर के विषय चल रहा है। तो आप देखेंगे कि गत वर्ष भी इसको लेकर के आदेश दिए गए थे, लेकिन संगठनों ने इस पर अपने कुछ डिमांड्स के साथ में इसको स्वीकार करने की जो है वो वकालत की थी। उनके कुछ सुझाव क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, आज उनको भी एक बिंदु में समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक आप एक शिक्षक को आप 14 सीएल देते हैं पूरे साल में और उसके अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं होता। मेडिकल इमरजेंसी के केस में मेडिकल की व्यवस्था है, ना कि मेडिकल का प्रयोग एक सामान्य अवकाश में नहीं कर सकते आप। तो एक थोड़ा ये समझने की बात है। आज ये सोचिए आप, एक बात बहुत जटिलता से समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी शिक्षक के साथ में अगर वो नौकरी जो है वो फिरोजाबाद में कर रहा है और उसका गृह जनपद शाहजहांपुर है, और अगर मान लीजिए उसके पिता का देहांत हो जाता है और वो अपने मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी उस पुत्र की है, तो अगर वो अपने पिता में मुखाग्नि देता है और देने के बाद में अपने यहाँ जो हिंदू रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति 13 दिन तक, जब तक सूतक काल रहता है, तब तक वो अपने उसी यथास्थान पर रहता है। तो आप सोचने की बात है, वो 13 दिन किन अवकाशों का उपभोग करेगा, क्योंकि सीएल वो ले नहीं सकता है, क्योंकि ये कोई आकस्मिक घटना भी नहीं है। और दूसरा, अगर वो 5 से 6 सीएल पहले ही उपभोग कर चुका है तो 14 में से कितनी बचेंगी, तो वो 13 दिन का अवकाश किस श्रेणी में जाएगा। अगर वो मेडिकल लेता है तो मेडिकल यानी कि ये साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ है, ये गलत तरीका है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है नहीं, स्वास्थ्य उसका खराब है नहीं, कोई भी डॉक्टर फर्जी बना नहीं सकता। तो अब ये सोचने वाली बात है कि वो व्यक्ति किस अवकाश की श्रेणी में जाएगा। तो ये सरकार को चिंतन करने की जरूरत है कि वो कौन से अवकाश लेगा। तो अब हमको ये विचार करना आवश्यक है कि उस अवकाश के लिए हमको ईएल का प्रावधान दिया जाना चाहिए। आप शिक्षकों के लिए एक ईएल की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ईएल की व्यवस्था कैसे? जैसे नवोदय विद्यालय संगठन में होती है, केंद्रीय विद्यालयों में होती है, आप माध्यमिक विद्यालयों में देते हैं, अन्य सरकारी विभागों में आप देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, हास्यास्पद स्थिति तो मुझे तब आती है कि आउटसोर्सिंग में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके अवकाशों की संख्या और एक शिक्षकों के अवकाशों की संख्या में भी बड़ा अंतर है। उनके पास अधिक अवकाश है, हमारे पास अवकाश है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक चिंतित करने वाली बात है कि आखिर ऑनलाइन हाजिरी वाला जो विषय है वो कहाँ तक ठीक आता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन हाजिरी को शिक्षक बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते हैं। ऑनलाइन हाजिरी हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में कुछ जो आवश्यकताएं हैं शिक्षकों की वो पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, हमको हाफ सीएल का भी प्रावधान समाहित करने की आवश्यकता है। आपको कम 1 माह में जो है वो 3 से 4 हाफ सीएल का प्रावधान समाहित किया जाना चाहिए। 1 माह के अंदर 1 माह में 4 हाफ सीएल का की नियम और शर्तें समाहित की जानी चाहिए। और 30 ईएल जो है वो शिक्षकों को दिया जाना बहुत आवश्यक है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कारण भी आपको बताया कि क्यों आवश्यक है। और उसके साथ में ही कि अगर किसी के साथ में भी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में आपका ऐप क्या कार्य करेगा, इस पर भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। और जो आपका जो ऐप आ रहा है उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है उसकी, और वो प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रहा है, संस्था के माध्यम से संचालित हो रहा है, या उसको एनआईसी गवर्न कर रही है, तो उसकी विश्वसनीयता की भी मानकताएं होनी चाहिए। और इस तमाम चीज़ों बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और दूर दराज में शिक्षक लोग काम करते हैं, पढ़ाने जाते हैं, आवागमन में भी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसके लिए जो प्रातःकाल स्कूल पहुंचने का जो समय है उसमें भी कुछ शिथिलता दिया जाना आवश्यक है। तो इस पर भी हम लोगों को मतलब ये सुविधाएं, इन सभी चीज़ों पर कार्य करने की ज़रूरत है सरकार को। लेकिन इन्हीं सब मांगों को हमने गत वर्ष रखा भी था सरकार के पटल पे, सरकार के समक्ष इन चीज़ों को हमने रखा भी था।
और जिसका ये परिणाम हुआ था कि मुख्य सचिव महोदय ने, जो आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी थे तत्कालीन मुख्य सचिव, उन्होंने इस डिमांड्स को स्वीकार करते हुए और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन का भी निर्देश दिए थे और तब तक के लिए इस ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था को स्थगित किया था। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि 2.5 वर्ष होने के उपरांत भी 1.5 से 2 वर्ष होने जा रहा है और अभी तक उस कमेटी का गठन नहीं हुआ। और बिना कमेटी के गठन के हम और विभाग की ओर से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको लागू करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। ये शिक्षक संगठनों के साथ में, शिक्षकों के साथ में एक छल है और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका पुरजोर तरीके से जो भी विरोध न्याय सम्मत होगा और न्याय संगत होगा वो हम लोग करेंगे और किया जाएगा। क्योंकि जब अगर सरकार की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया था कि एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, उसमें जो तकनीकी के एक्सपर्ट हैं उनको बैठाया जाएगा, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा और बहुत बड़े जो शिक्षाविद हैं उनकी भी सहभागिता रहेगी, तो उनके साथ में बैठ करके हम एक ठोस समाधान की तरफ निकलेंगे, ऐसा स्पष्ट इंगित था। फिर भी ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है और ये चीज़ें स्वीकार योग्य नहीं है। तो सरकार से यही आग्रह है कि व्यवहारिक कठिनाइयों को समझा जाए और एक कमेटी का, जो आपने बताया था, चीजें जो आपने स्पष्ट की थी, उसका गठन करते हुए उस पर कार्य किया जाए। तो ये कुछ विषय थे 8वें वेतन आयोग के, टीईटी अनिवार्यता के, ऑनलाइन हाजिरी का। और एक अंतिम जो विषय आता है वो 9 नवंबर दिल्ली चलो। देखिए, दिल्ली चलो वाला जो स्थिति है वो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 9 नवंबर को कार्यक्रम क्या है। 9 नवंबर को कार्यक्रम, जो ऊपर के मैंने सारे बिंदु, सारे विषय जो आपके सामने रखे हैं, ये उत्तर प्रदेश की डिमांड्स हैं। तो इसको हर राज्य की अपनी डिमांड्स हो सकती हैं, लेकिन उसके केंद्र में अगर कोई भी एक मुद्दा सबसे बड़ा है, जो सभी का मुद्दा है, वो है पुरानी पेंशन की बहाली। तो पुरानी पेंशन की बहाली का जो आंदोलन है वो निरंतर चरणबद्ध तरीके से चल रहा है और आप पूछेंगे भी और कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है और हमने कहाँ तक जीत ली है, कहाँ तक इसका परिणाम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुरानी पेंशन के जो लाभ हैं उनके पास तक पहुँचने में मात्र हम कुछ ही कदमों दूर खड़े हैं और वो भी हम शीघ्र पूरी कर लेंगे। बहुत से संगठनों का जो अन्य संगठन है, जो अपने पास बड़ी संख्या होने का दावा करते हैं, या जिनके जो मठ्याधीश लोग हैं, एक जो लुटेवा, जो लूट तंत्र जिनका चल रहा है, जो लोग लुटेवा का काम कर रहे हैं, जो लूटने का काम कर रहे हैं, उसके सरगना, उसके जो सरदार और उसके तमाम ऐसे लोग जो हर जगह चंदा बटोरने का काम करते हैं, जिनका मुख्य एजेंडा एमएलसी बनना है और जिनका मुख्य कार्य लोगों को भ्रमित करना है, वो ये बताते हैं, ये मंचों पे आकर के कहते हैं, लाइव सेशन में आके कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पद लोलुपता से भरे हुए हैं, आए दिन संगठन बदलते रहते हैं। तो उन लोगों को भी मुझे बताने की आवश्यकता ये है कि आप लोग जिस संगठन में हैं, उस संगठन की नींव का एक पत्थर हमने भी लगाया था, ये हमने भी उस पर काम किया था, हमने भी आपके साथ कदम से कदम मिला के काम किया था। जब हमने देखा कि आपकी डकैती बड़े स्तर पर है, आपका जो लूट तंत्र का जो कार्य है वो बड़े स्तर पे है, तो जाहिर सी बात है रास्ते जुदा हो जाएंगे, हमको अलग रास्ता चुनना पड़ेगा, हमको अलग रास्ते पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपकी लूट के सहभागी नहीं हो सकते, हम आपके लूट तंत्र में सहायक नहीं हो सकते। हमें जाहिर सी बात है उसको हमें अलग चलना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके जो लूटने के जो तरीके हैं उसमें साथ में नहीं चल सकते भाई। ये कठिनाई है, ये हमारी कुछ समाज के प्रति, लोगों के प्रति विश्वसनीयता है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ नैतिक दायित्व हैं। कोई इस समाज में, इस जगत में कोई भी किसी को ना देखे, किसी को ना पहचाने, लेकिन ईश्वर है, ईश्वर देखता है, पहचानता है, जानता है कि हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आपने लोगों को लूटा, आपने लोगों के साथ में, आपने लोगों को बरगलाया, आपने लोगों के लिए जो है जितना झूठ बोल सकते थे आपने बोला, और जब हम आपके साथ थे तो हमने आपको सही पटरी पे लाने का प्रयास किया कि आप सही रास्ते पे आएंगे और सही दिशा में काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन जब आपने नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमको रास्ते जुदा करने पड़ेंगे और हमने अलग रास्तों को चुना है और हमें फक्र है कि हम जिन रास्तों पे चल रहे हैं हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं।
लोगों को हम भ्रम में नहीं रख रहे हैं, हम भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते और रख भी नहीं रहे हैं। लेकिन आपने जो कार्य किया है, आपने जो भ्रम की स्थिति पैदा की है लोगों में, वो बड़े स्तर पे है। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, मुझे तो एक कभी कभी हंसी आती है इस बात पे, जो पढ़ा लिखा शिक्षक है और जो कर्मचारी है, सभी कर्मचारी शिक्षित हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि पेंशन की लड़ाई अलग है, एमएलसी चुनाव अलग है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सदन में जाके आपके मुद्दे को मजबूत करेंगे, इसलिए हमारा एमएलसी बनना बहुत जरूरी है। अब तक 80 से अधिक सांसदों ने पुरानी पेंशन बहाली की वकालत की है। और जब जब सत्र चलता है, चाहे विधानसभा का सत्र चले, चाहे लोकसभा का सत्र चले, चाहे राज्यसभा का सत्र चले, हर पटल पर सांसदों ने आपकी आवाज को रखा है और उस पर अपनी बात को बुलंद किया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति वो ये सोचता है कि मुझे आप एमएलसी बना दो और एमएलसी बना करके आप मुझे सदन में पहुंचा दो, मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा। सदन 15 दिन चलता है अधिकतम, उसमें हर सांसद विधायक आपकी आवाज उठा रहा है। आप तो आंदोलन का रास्ता चुनने गए थे, आप एमएलसी का रास्ता चुनने नहीं गए थे। ये महत्वाकांक्षाएं अंकुर त्रिपाठी की नहीं है कि मुद्दा का हल हो या ना हो, लेकिन मुझे एमएलसी बनाओ। ये मंजीत सिंह पटेल की महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुद्दे का हल हो या ना हो, लेकिन मुझे एमएलसी बनाओ, लोकसभा का सांसद बना दो या राज्यसभा का बना दो। ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मुद्दे का हल हो, उस मुद्दे का एक समाधान निकले, उसके बाद जिसको जो करना है वो करे जा करके। लेकिन मुद्दे की आड़ में आप अपने चुनावी एजेंडे को नहीं चला सकते। और अगर आपको ये लगता है कि अगर इसका हम विरोध कर रहे हैं, तो हम विरोध आपका नहीं कर रहे हैं। आप इतने बड़े तोपखा या तोपची नहीं है कि हम आपका विरोध करेंगे। हम उन समझदार लोगों को आपकी झूठ से, आपके लूट तंत्र से, आपके लुटेवा के तंत्र से बचाना चाहते हैं, जो आपकी मीठी बातों में, आपकी मीठी चुपड़ी हुई बातों में आकर के शोषित हो रहे हैं, अपना शोषण करवा रहे हैं। मैं फिर से ये सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं कि ओपीएस की लड़ाई अलग है, एमएलसी की लड़ाई अलग है। एमएलसी बनना एक अलग विषय है, ओपीएस के लिए लड़ना एक अलग विषय है। उन दोनों को जोड़िए मत। जो लोग एमएलसी की आड़ में जिले क्षेत्र में, जिनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश बेगाना है, वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ स्नातक क्षेत्र में आए दिन लगातार बैठ के कर रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के 4 जिलों से पेंशन बहाल हो जाएगी? क्या गौतम बुद्ध नगर में, क्या बिजनौर में, क्या मेरठ में, क्या बागपत में, क्या हापुड़ में, क्या गाजीपुर में, क्या बलरामपुर में, क्या कुशीनगर में पेंशन बहाली के लिए बैठकों की किया जाना आवश्यक नहीं है क्या? जो आपका क्षेत्र है, जहां से आपको चुनाव लड़ना है, आप वहां पर पेंशन के मुद्दे को आगे रख करके आप अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक रहे हैं। तो इन राजनीतिक रोटियों को सेकने का कार्य ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन नहीं करने देगा। और उसके लिए हम लोगों के लिए जन जागरण का कार्य करेंगे। और उसके लिए अगर हमें पोस्टर अभियान चलाना पड़ेगा, हम चलाएंगे। अगर हम उसके लिए स्टिकर अभियान चलाना पड़ेगा, चलाएंगे। उसके लिए अगर हमें दीवारों पे पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे आपकी धोखेबाजी के, तो हम लगाएंगे। और इसमें किसी को भी बुरे मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये गलत बोल रहे हैं, तो आप अपने लीडर से कहिए ना कि साहब एमएलसी का चुनाव आप बाद में लड़िएगा, एमएलसी का चुनाव आप बाद में आप उतरिएगा, एमएलसी की लड़ाई आप बाद में लड़िएगा। पेंशन बहाली जिस दिन झंडा बहाल हो जाए, उस दिन आप लड़िएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाएगा, अंकुर त्रिपाठी एक भी शब्द उनके विरोध में नहीं बोलेगा। और उलट मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूं कि उनके समर्थन में मैं एक पोस्ट अवश्य लिखूंगा कि इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में जिताइए। मैं लिखूंगा
मैं लड़ूंगा उनके लिए, मैं प्रयास करूंगा उनके लिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप लोगों हमारा मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाए और आप राजनीतिक रोटियां सेकते हुए पुरानी पेंशन का लाभ आपने ले लिया साहब, और पुरानी पेंशन बहाली का लाभ लेने के बाद में आप एमएलसी का भी लाभ ले जा रहे हैं, आप उसके लिए भी काम करने जा रहे हैं, लोगों को गुमराह करने जा रहे हैं, तो यह नहीं होगा। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का पूरा जो केंद्र में क्या है, क्या लुटेवा का विरोध करना ही है। अगर गलत को गलत कहना, अगर अन्याय है तो भाई हम ये अपराध करेंगे, रोज करेंगे। गलत हो रहा है, आंखें बंद कर ले, बच जाए, ना बोले, लोगों को ना जगाए, ये हमसे नहीं होता है, हम करेंगे। और हाँ, लोगों ने कहा कि आपके बहुत बड़े भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन उनकी तरह हम इतने बड़े अपराधी भी नहीं है, हमने लूटा नहीं है, हम चंदा चोरी नहीं करते, हम कोई भी रुपया कमाने का धंधा नहीं करते, हम एक रुपया पैसा पैदा नहीं करते। हमारा उद्देश्य पुरानी पेंशन की बहाली हो, और पुरानी पेंशन की बहाली हो करके रहेगी। और 9 नवंबर को जो दिल्ली चलो का कार्यक्रम है वो बृहद स्तर पर सफल होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? जिसको जो नाम लेना है वो नाम ले, जिसको जो श्रेय लेना है वो श्रेय लेता रहे। मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में पुरानी पेंशन में जो जो लाभ हैं वो सारे लाभ हम लेंगे। बस वो एक काम ये करवाते रहे कि उसका नाम ओपीएस रखवाए, चाहे चिंटू, चाहे पिंटू, चाहे मोदी, चाहे कुछ भी रखवाए, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये इस वादे के साथ में हम और हमारी टीम और हमारा नेतृत्व ये कटिबद्ध है कि पुरानी पेंशन के सारे लाभ हम आपको दिला करके रहेंगे। और आपको 9 नवंबर को जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तो आपके लिए पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, टीटी अनिवार्यता का मुद्दा, 8वां पे कमीशन का समय से लाभ मिले, ये सब चिंताएं, ये सारी डिमांड्स हमारे चैप्टर में शामिल रहेंगी और उनके लिए हम लड़ेंगे। बहुत से लोगों का यह कहना है कि 9 नवंबर का कार्यक्रम जो है वो हमारा कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, 9 नवंबर तो बाद में आया। उन मूर्खों को बता देना चाहता हूं कि आपका कार्यक्रम मई में था, और मई में देश के हालात अलग थे। पहलगाम का पाकिस्तान के साथ युद्ध का था, और हमने जब 1 मई में आपका कार्यक्रम निर्धारित था तो हमने पहले ही ये दिसंबर का कार्यक्रम तय कर दिया था। आपने जब मई का कार्यक्रम स्थगित किया, तो क्या आप चाहते थे कि आपकी वजह से हम आपसे पूछ करके अपना कार्यक्रम रखते? जब हमने अपना कार्यक्रम तय किया था तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, 9 दिसंबर के कार्यक्रम में हमारा समर्थन कर सकते थे, कह देते कि भाई उनका कार्यक्रम निर्धारित है, उसी मुद्दे पर निर्धारित है, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन आपने नहीं किया। ये पेंशन की लड़ाई आपकी बपौती नहीं है, आपकी बाप की जागीर नहीं है। आप ही उसको, आपका उस पर पेटेंट नहीं है। आप सिर्फ अपने नाम से उस लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, रुपए बटोरेंगे, ये काम नहीं होने देंगे हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे और पूरी दमदारी से लड़ेंगे। तो इन्हीं बहुत ज्यादा विषय लंबा ना ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सभी से मेरा यही कहना है कि 9 नवंबर को दिल्ली चलिए, दिल्ली पहुंचिए, और आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। आपको आने वाले समय में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। पेंशन कैसे बहाल होती हुई आगे बढ़ रही है चरणबद्ध तरीके से, एक एक कदम आप वो होते हुए देखेंगे और इसके गवाह बनेंगे आप। तो आपको अगर इतिहास का गवाह बनना है तो आपको 9 नवंबर को दिल्ली पहुंचना चाहिए, और तमाम लोगों को दिल्ली पहुंचना चाहिए। और बहुत से लोग जो लुटेवा के सरगना के चाटुकार लोग हैं, जो कि आकर के हमारे पोस्टर पे कमेंट भी करेंगे, लिखेंगे भी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आंखों की पट्टियों को खोल लीजिए। आपको आंखों की पट्टियां खोलने की जरूरत है। एमएलसी अलग है, ओपीएस अलग है। पहले ओपीएस को हासिल करवाइए, एमएलसी का सिगुफा छोड़ करके एमएलसी की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम आप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है, 3 दिन से बुखार भी आ रहा है, तो हम लोग इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं।
रामेंद्र श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेशीय ग्राम पंचायती सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट किया है मेरे टाइमलाइन पे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु की ही टीम के हैं, आप सबने कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब इसका उत्तर अगर मैं उनकी भाषा में दे दूंगा तो उनको जो है वो 10 लग जाएंगे। तो मैं ज़्यादा बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में खड़े हुए हैं। बसंत लाल गौतम जी 9 नवंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपके संगठन के कर्मचारी हमारे साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप पहले अपना निजी क्या लाभ है, क्या इच्छाएं हैं, वो तो मैं नहीं जानता हूं रामेंद्र भाई, लेकिन आपका संगठन पूरा का पूरा हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप सिर्फ व्यक्तिगत रूप से उस तरफ खड़े हुए हैं। मैं आपसे भी आग्रह और अनुरोध करता हूं कि आप उनको बताइए कि ओपीएस मुद्दा बहुत बड़ा है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत छोटी चीज है, एमएलसी भविष्य में कभी भी बन लिया जाएगा। ओपीएस के लिए लड़ लेते हैं पहले। आइए, चलिए 9 नवंबर को आइए हमारे साथ, आप भी बैठिए, उनको भी बैठाइए, हम आइए लड़ते हैं एक साथ बैठते हैं मंच पर और अपनी लड़ाई लड़ते हैं हम। आप जब इतना विशाल हृदय दिखा करके 9 तारीख को हमारे साथ बैठने को तैयार हैं, तो आप विश्वास रखिए 25 तारीख को या फला जो भी तारीख आप घोषित करेंगे उस तारीख में हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आइए, खुले मन से आह्वान करता हूं और आपका स्वागत करता हूं, आपका बड़े हृदय से स्वागत करता हूं। अगर आपको उसमें भी कोई कठिनाई है तो भी आप हमें बताने की कृपा करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में बहुत ज़्यादा विषय में और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने सूक्ष्म समय में इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।